आज हम समझेंगे कंटेस्टेड डाइवोर्स क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप। इंडिया में मेनली डाइवोर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, जहां हस्बैंड वाइफ दोनों डाइवोर्स के लिए रेडी होते हैं। दूसरी होती है कंटेस्टेड डाइवोर्स, जहां एक पार्टी डाइवोर्स चाहती है लेकिन दूसरी पार्टी डाइवोर्स नहीं चाहती है। आज हम सिर्फ कंटेस्टेड डाइवोर्स के बारे में बात करेंगे। कंटेस्टेड डाइवोर्स का मतलब ये क्या होता है, और हम जब उसके पिटीशन फाइल करें तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, कि हमें कोर्ट के सामने क्या बोलना चाहिए, हमें किसी एडवोकेट से मिलते हैं तो हमें उन्हें क्या पॉइंट कंसिडर करनी चाहिए। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। कंटेस्टेड डाइवोर्स का मतलब सिर्फ एलिगेशन लगाना नहीं होता। कोर्ट को एक कंप्लीट मैरिज स्टोरी समझानी होती है कि मैरिज कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई, क्रुएल्टी क्या थी, सेपरेशन क्यों हुआ, और दोबारा साथ हम रह सकते हैं या नहीं, रिकंसिलेशन की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं। अगर पिटीशन प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो, क्रोनोलॉजिकली क्लियर हो और फैक्ट्स बिलीवेबल हो, तभी केस स्ट्रांग बनता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पिटीशन में पिटिशनर और रिस्पोंडेंट का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जैसे कि नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। उसके बाद मैरिज डिटेल्स मेंशन की जाती है। आपने जैसे सारी डिटेल्स दे दी पिटिशनर की, रिस्पोंडेंट की, उसके बाद आपको मैरिज की डिटेल्स भरनी होगी पिटिशंस में, जैसे कि मैरिज कब हुई थी, कहाँ हुई थी, अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी, किस रिलीजियस के थ्रू हुई थी, कस्टम कौन से फॉलो किए गए थे। ये सारी चीजें आपको बतानी होती है कोर्ट के सामने। फिर कोर्ट को बताई जाती है कि मैरिज के बाद पार्टीज कहाँ साथ रहे थे, इनिशियल मैट्रिमोनियल लाइफ कैसी थी, शादी के बाद लड़की लड़के के घर पे रहने गई थी, कहाँ रहने गई थी, एग्जाम्पल के लिए दिल्ली, गाजियाबाद या मुंबई, ये बतानी होती है। और शुरुआत में उन लोगों का मैट्रिमोनियल लाइफ कैसा था, ये आपको बिल्कुल मेंशन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जज को ये दिखाना होता है, मतलब ये जज को ये बताना होता है कि पिटिशनर ने मैरिज बचाने की पूरी जेन्युइन कोशिश की थी और उन्होंने शादी निभाने की पूरी कोशिश की थी। वो सारे फैक्ट्स आपको अपने पिटिशन में डालनी होती है। उसके बाद डिस्प्यूट फेज कैसे स्टार्ट हुआ। एकदम से शादी हुई तो शादी के बाद एकदम से लड़ाई स्टार्ट नहीं हो जाती है। शादी की कैसे लड़ाई स्टार्ट हुई, कैसे क्या हुआ, वो सारी चीजें आपको डिस्प्यूटेड फैक्ट पे आपको मेंशन करनी होती है, जैसे कि फ्रिक्वेंट क्वारल्स, बिहेवियर चेंजेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, एग्रेसिव कंडक्ट, ह्यूमिलिएशन, थ्रेट्स, मेंटल क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती है अपने केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान जरूर रखनी है। कोर्ट एलिगेशन पर बिलीव नहीं करता। अगर आप लिखते हो रिस्पोंडेंट बहुत टॉर्चर करता था, तो इसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा, ये बहुत ही कम इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक इंसिडेंट लिखते हो, जैसे कि किस डेट को हुआ था, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने देखा और उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो ये थोड़ा सा पिटिशन आपका स्ट्रांग हो जाता है और आप पे बिलीवेबल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसलिए आपको हर एक इंसिडेंट विथ डेट लिखनी और बतानी जरूरी है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे रिस्पोंडेंट ने रिलेटिव के सामने मेरा इंसल्ट किया, या फॉल्स क्रिमिनल केसेस की धमकी दी, मैट्रिमोनियल होम बिना बताए छोड़ दिया। इस तरीके की चीजें आपको बतानी होगी विथ डेट, और किसने देखा, कहाँ देखा, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होगी। ये सब स्पेसिफिक फैक्ट्स कोर्ट को कन्विंस करता है कि आप जेन्युइनली आए हो। फिर पिटीशन में सेपरेशन का पार्ट आता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है। इसमें क्लियरली बताया जाता है कि पार्टी कब से अलग रह रहे हैं, सेपरेशन वॉलेंटरली थी या फोर्स थी, रिकंसिलेशन की अटेम्प्ट हुई है या नहीं हुई है। रिकंसिलेशन मतलब हमने साथ रहने की कोशिश की है या नहीं की है तो किसके थ्रू की है, फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, या किसी मीडिएशन के थ्रू। ये सारी चीजें आपको बतानी होगी, कितनी बार आपने कोशिश की, उसका क्या नतीजा निकला, उसका क्या परिणाम निकला, और अब चांसेस है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको बतानी है। अगर लॉन्ग सेपरेशन हो और मीडिएशन कंसिलिएशन भी फेल हो चुकी हो, तो कोर्ट को मैरिज ब्रेकडाउन क्लियरली दिखने लगती है। अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बतानी होगी। कोर्ट चाइल्ड वेलफेयर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसीलिए एजुकेशन, कस्टडी और एक्सपेंसेस प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है। चाइल्ड किसकी कस्टडी में है, उसका वेलफेयर कैसे मैनेज हो रहा है, उसके खर्चे कितने, ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। उसके बाद आप फाइनेंशियल डिटेल्स दोगे,
पिटिशनर की और रिस्पोंडेंट दोनों की, अगर पिटिशनर वर्किंग है तो। इनकम, जॉब, एसेट्स, डिपेंडेंस, सब कुछ आपको बतानी है। अगर कोई एक पार्टी वर्किंग है तो वो बतानी है, अगर पार्टी नॉन वर्किंग है तो वो भी आपको मेंशन करना है। जो भी पार्टी वर्किंग है उसके बारे में आपको सारे डिटेल्स मेंशन करनी होगी। फिर पेंडेंसी लिटिगेशन के बारे में आपको जरूर बताना है कि अगर कोई भी केस, अनदर टाइप की केसेस अगर कोर्ट में पेंडिंग है डाइवोर्स के अलावा, तो वो भी आपको मेंशन करनी है कि डीवी 498 मेंटेनेंस इस तरह के केसेस हमारे पेंडिंग है। अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है आपको मेंशन करने की। इसके बाद लीगल ग्राउंड्स रीड जरूर कीजिए। ध्यान रखिए जब भी आप डाइवोर्स पिटिशन बना रहे हो तो लीगल ग्राउंड्स आपको जरूर डालने हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30, जैसे कि क्रुएल्टी, डाइवोर्स, मेंटल हैरेसमेंट एंड एक्सेट्रा। और फाइनली प्रेयर क्लॉज में कोर्ट से डाइवोर्स डिग्री मांगनी जाती है। प्रेयर क्लॉज बहुत ही ध्यान से आपको लिखनी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप क्लाइंट हो या एडवोकेट हो तो डेट्स एक्यूरेट रखिए। व्हाट्सएप चैट, ऑडियो, मेडिकल रिकॉर्ड्स प्रिजर्व रखिए। इमोशनल लैंग्वेज का यूज कम कीजिए। फॉल्स एलिगेशन मत लिखिए। क्रोनोलॉजी क्लियर रखिए। फैक्ट्स प्रैक्टिकल और बिलीवेबल रखना है आपको। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रख के आपको अपनी फैक्ट्स, अगर आप क्लाइंट हो तो एडवोकेट को बता रहे हो, और अगर आप एडवोकेट हो तो अपने पिटिशन को ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से लिख के बनानी है। याद रखिए जज जो है वो इमोशंस नहीं, कंसिस्टेंसी और क्रेडिबिलिटी देखते हैं। अगर ड्राफ्ट एक बैलेंस होगी, मेच्योर और लीगल स्ट्रक्चर हो तो पिटिशन का इम्पैक्ट नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए कि स्ट्रांग कंटेस्टेड डाइवोर्स पिटिशन सिर्फ एलिगेशन का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि एक लीगल अरेंज मैट्रिमोनियल स्टोरी होती है जो कोर्ट को क्लियरली दिखाती है कि मैरिज प्रैक्टिकली ब्रेकडाउन हो चुकी है और इसमें रिकंसिलेशन का कोई चांसेस नहीं है। तो इस तरह के लीगल अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।